नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में बेसिकली हम लोग जानते हैं दो टाइप के ट्रांसफार्मर, एक होता है सीटी मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर और एक होता है पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन करता है, करंट को स्टेप डाउन करता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन करता है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन का मतलब, अगर ये हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में से एक दूसरे सर्किट में हमको पावर को ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या है? V1 और I1। अगर इस सर्किट में V1 और I1 की वैल्यू ज़्यादा है, इस सर्किट में क्या है? V2 और I2। तो V1 अगर ज़्यादा है V2 से और I1 अगर ज़्यादा है I2 से, तो उस केस में इधर की जो वैल्यूज़ है, या तो V1 ये किसके लिए? PT के लिए, I1 CT के लिए। तो V1 ज़्यादा है V2 से, मतलब कि V1 को इस PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा V2 में स्टेप डाउन कर दिया गया, मतलब V1 की वैल्यू V2 तक कम कर दी गई। ऐसे ही करंट ट्रांसफार्मर में भी होता है। करंट ट्रांसफार्मर में कुछ टर्न्स होते हैं प्राइमरी में जहाँ पे I1 की वैल्यू ज़्यादा होती है और कुछ ज़्यादा टर्न होते हैं सेकेंडरी में जहाँ पे I2 की वैल्यू कम होती है। तो इस टाइप से I1 की वैल्यू जो कि ज़्यादा है उसको स्टेप डाउन कर दिया जाता है I2 में, जो कि जिसकी वैल्यू कम है। ठीक है, एक प्रॉपर रेशियो में कम किया जाता है। तो ये बेसिक हम लोग इतना जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर के बारे में और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ यूजेस जान लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ सिर्फ AC सर्किट्स में किया जा सकता है। DC सर्किट के लिए नॉट एप्लीकेबल होते हैं, DC के लिए नॉट एप्लीकेबल होते हैं और AC सर्किट में ही इसका यूज़ किया जाता है। साथ में इसका यूज़ AC सर्किट में AC करंट, AC वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी और इंडिकेशन ऑफ सिंक्रोनिज्म के लिए किया जाता है। पावर सिस्टम में हमारे पास कई एबनॉर्मल सिचुएशंस होते हैं, लाइक फॉल्ट आ जाना, लाइटनिंग हजार्ड हो जाना या कहीं पे सिस्टम में लोड अनबैलेंस्ड हो जाना। इन सब चीज़ों को सेंस करने के लिए हम रिलेस का यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव रिलेस, जो हमको बताती हैं कि एबनॉर्मलिटी कौन से पावर सिस्टम के सेक्शन में हो रही है। बेसिक हम लोग ओवर करंट रिले और अंडर वोल्टेज रिले का उपयोग करते हैं पावर सिस्टम में। इन रिलेज का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज और ऑपरेटिंग करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी लेस होती है, बहुत कम होती है। लेकिन हमारे पावर सिस्टम में जो वोल्टेज और करंट्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि ये जो पावर सिस्टम की जो हायर वैल्यूज़ हैं वोल्टेज और करंट की, उसको लोअर वैल्यूज़, वोल्टेज और करंट की लोअर वैल्यूज़ में स्टेप डाउन कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे जो प्रोटेक्टिव रिलेज हैं वो वर्क कर सकें और एबनॉर्मेलिटीज़ को सेंस कर सकें, और उसके बाद वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे देते हैं और सर्किट ब्रेकर सिमिलरली रिस्पॉन्ड कर देता है। इतना इसका यूज़ है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, लेकिन अब पुराने हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, इसका बेसिक डेफिनेशन है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज़ अ ट्रांसफार्मर विच इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द ट्रांसफार्मर which is used in conjunction with measuring instruments for measurement of
फॉर मेजरमेंट पर्पस कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। मेजरमेंट पर्पस के लिए जब किसी ट्रांसफार्मर को किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ कंजक्शन में यूज़ किया जाता है तब उस ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। So I made myself very clear about instrument transformer. The transformer which is used in conjunction with measuring instruments are for measurement purpose called instrument transformer. So basically we know two types of instrument transformer. First is current transformers and second is potential transformer, or this is also known as voltage transformer. Moving forward, we will see the schematic diagram of current transformer and voltage transformer here. यहाँ पे हम लोग करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बेसिक सर्किट को देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक को हम प्राइमरी बोलते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी जो होता है वहाँ पे सप्लाई कनेक्ट होती है, वहाँ पर सप्लाई कनेक्ट किया जाता है, और सेकेंडरी में हमेशा लोड को कनेक्ट किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के केस में जो लाइन होती है, जो सप्लाई होती है, वो प्राइमरी से तो कनेक्ट होती है, लेकिन लोड साइड में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होता है। लोड साइड में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं जिससे हमको मेजरमेंट लेना है। करंट ट्रांसफार्मर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमीटर होता है, क्योंकि हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करंट को स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है, क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए होता है। इस सर्किट में भी क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जो प्राइमरी है वो लाइन से कनेक्टेड है और लाइन का करंट IP है, जो कि स्टेप डाउन हो करके IS में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सेकेंडरी करंट है। और इस सेकेंडरी साइड में एमीटर को सेकेंडरी टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट किया गया है, ताकि ये जो स्टेप डाउन करंट है उसको मेज़र कर सके। क्लियर है यहाँ पे? आगे चलते हैं। एक नया क्वेश्चन हमने यहाँ पे राइज किया है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हमारे पास पहले ही एमीटर था, वोल्ट मीटर था, शंट था, जिसकी वजह से हम लोग एमीटर का रेंज एक्सटेंड कर लेते थे, वोल्टेज मल्टीप्लायर हुआ करता था जिससे हम लोग वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड कर लेते थे, तो फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम लोग इसी का यूज़ कर लेते, है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन राइज किया है। आप लोग चाहे तो नोट भी कर लीजिए। वाई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एमीटर शंट्स एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। वोल्टेज मल्टीप्लायर्स और एमीटर शंट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से हमको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करना पड़ा। तो अभी मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊंगा कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस शंट, एमीटर शंट और वोल्टेज मल्टीप्लायर की वजह से होते थे, जिसके कारण हमको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ा है। इसमें पहला डिसएडवांटेज हमारे पास होता है, ये है कि हाई वोल्टेज और हाई करंट के मेज़रमेंट के लिए अगर हम लोग एमीटर शंट और वोल्टमीटर मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं तो हमारी जो मेज़रमेंट की एक्यूरेसी है वो लो हो जाती है। अगर हायर वैल्यूज़ को मेज़र करते हैं तो एक्यूरेसी लो होती है। किस केस में? अगर एमीटर शंट के साथ यूज़ कर रहे हैं या फिर वोल्टमीटर मल्टीप्लायर के साथ यूज़ कर रहे हैं। साथ में जो रेंज अवेलेबल होता है एमीटर विथ शंट के साथ, मैक्सिमम जो रेंज अवेलेबल है वो है 100 एम्पियर तक मेज़र कर सकते हैं। वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर के साथ जो रेंज अवेलेबल है वो है 750 से 1000 वोल्ट तक आप मेज़र कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पावर सिस्टम में इतने ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, कई बार तो वो कई हज़ार वोल्ट तक होते हैं और करंट की वैल्यू भी कई हज़ार एम्पियर होती है। तो उस हायर वैल्यूज़ को
मेज़र कर पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। किसके लिए? एमीटर, शंट और वोल्टमीटर मल्टीप्लायर के लिए। ये एमीटर शंट का वर्ड का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एमीटर का जब रेंज एक्सटेंडेड होता है, जब एक्सटेंड कर चुके होते हैं शंट लगा के, तब उसको एमीटर शंट बोलते हैं। और मल्टीप्लायर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वोल्ट मीटर का जब रेंज एक्सटेंड करते हैं तो उसमें मल्टीप्लायर कनेक्टेड होता है, इसलिए वोल्टेज मल्टीप्लायर कहने का मतलब ये कि वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंडेड है, उस केस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है हमारे पास कि एमीटर में जो शंट लगा रहता है वो क्या है? एक तरह से रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। और जो मल्टीप्लायर जो कि वोल्ट मीटर में सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, RSE, ये भी क्या है? रेजिस्टेंस है। और जब हायर वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज और करंट को मेज़र किया जाएगा तो इन रेजिस्टेंस के थ्रू हैवी करंट फ्लो होगा। हैवी करंट फ्लो होने से इसमें पावर लॉस होगा, तो इस रेजिस्टेंस का जो पावर लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे मेज़रमेंट में एरर आता है। एरर आने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो पावर है उसको तो ये रेजिस्टेंस ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि एप्रिशिएबल चेंज दिखाता है इन मीटर्स की रीडिंग में। इसलिए जो रीडिंग आती है इस मीटर की वो एक्यूरेट नहीं होती। इसीलिए हमने जो पहला डिसएडवांटेज लिया था वो यहाँ से जस्टिफाई होता है कि एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है। साथ में जो पावर लॉस होता है इस इंस्ट्रूमेंट में वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इन शंट, एमीटर शंट और वोल्टेज मल्टीप्लायर का अगर यूज़ करते हैं हैवी करेंट्स और हैवी वोल्टेजेस को मेज़र करने के लिए, उस केस में क्या होगा कि हाई वोल्टेज होने के कारण जो इंसुलेशन की कैटेगरी है, इंसुलेशन का जो लेवल है उसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट भी बढ़ेगा और उसका साइज भी। साइज और कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा जिसके कारण हमारा इंस्ट्रूमेंट कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा और हम उसको प्रॉपर वे पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। एक और बात है कि जो मेजरिंग सर्किट है और पावर सर्किट है दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, मतलब वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड होने चाहिए, क्योंकि पावर सर्किट में एबनॉर्मेलिटीज़ आती रहती हैं और इन एबनॉर्मेलिटीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो मेजरिंग सर्किट पे अगर पड़ेगा तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बार बार ख़राब होगा और आपको बार बार इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे आपके सिस्टम की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लगने वाला है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेजरिंग सर्किट को आइसोलेटेड रखते हैं पावर सर्किट से, लेकिन जब हम एमीटर शंट और वोल्टेज मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं उस टाइम पर जो हमारा जो मेजरिंग सर्किट है और पावर सर्किट है वो सेम होता है, वो दोनों आइसोलेटेड नहीं होता। तो ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए डिसएडवांटेजेस की बात। आप लोग ये पांचों डिसएडवांटेज नोट कर लीजिए। मैंने बहुत ही कन्वीनियंट वे पे इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से इसको बनाया है, इसको आप नोट करिए, इसको समझिए। कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के यूज़ करने से हमको क्या एडवांटेज हुए? सबसे पहला एडवांटेज ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की जो रीडिंग होती है वो R, L और C जो कांस्टेंट होते हैं सर्किट में उस पर निर्भर नहीं करती, उससे इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर आप लोड किसी भी टाइप का किसी भी वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की रीडिंग पर नहीं पड़ता, मतलब ये वाइड रेंज ऑफ लोड के लिए एप्लीकेबल होगा, यूज़ किया जा सकेगा। सेकेंड जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि CT और PT वोल्टेज और करंट की रेटिंग को मॉडरेट लेवल तक कम कर देते हैं। मॉडरेट लेवल मतलब लगभग जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके मेज़र कर पाने योग्य बना देते हैं। और ये जो मेज़र करता है जो इंस्ट्रूमेंट वो मॉडरेट लेवल का होने के कारण हमको चीप प्राइस में वो मिल जाता है, क्योंकि जब वोल्टेज और करंट की रेटिंग ज़्यादा नहीं होती तो हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट और और कम पैसे में अवेलेबल होते हैं, जिससे हमारे सिस्टम का कॉस्ट भी कम होता है। अब यहाँ पे एक और बात मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको 5 एम्पियर मीटर आपके पास है और आपको क्या मेज़र करना है, 1000 एम्पियर मेज़र करना है, तो हम एक करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जिसका जो रेटिंग है 100,000 बाई 5 एम्पियर है और इसको कंजक्शन में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होगा
कि 1000 एम्पियर अगर उस सप्लाई में फ़्लो हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, ये 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, और आप अपने इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो कि मॉडरेट रेटिंग का है उससे उस करंट को मेज़र कर पाएंगे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देगा इस 1000 एम्पियर के। तो ये फ़ायदा यहाँ पे निकल के आता है। अगर आप वोल्टमीटर यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको 66 किलो वोल्ट का वोल्टेज मेज़रमेंट करना है और आपके पास जो वोल्टमीटर है उसका जो रेटिंग है वो सिर्फ 110 वोल्ट है, मतलब कि वो वोल्टमीटर सिर्फ 110 वोल्ट को मेज़र कर सकता है, तब आप एक पीटी यूज़ करिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और उसको कंजक्शन में यूज़ करिए किसके साथ, मेजरिंग वोल्टमीटर के साथ। तो ये जो पीटी है अगर 66 केवी बाई 110 वोल्ट की रेटिंग का है तो ये क्या करेगा, इस वोल्टेज 66,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा 110 वोल्ट में, और इसको ईजिली आप वोल्टमीटर से मेज़र कर सकते हैं। ये सब एडवांटेजेस के अलावा और कुछ भी एडवांटेजेस है, 2 और एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के यूज़ से हमारा जो मेजरिंग सर्किट है वो टोटली आइसोलेट हो जाता है पावर सर्किट से, जिससे अगर पावर सर्किट में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इस पावर सर्किट में अगर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो मेजरिंग सर्किट में भी वो एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड होते हैं मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। ट्रांसफार्मर की सर्किट में ये सर्किट अलग है जो कि सप्लाई या पावर सर्किट है, और ये जो सर्किट है कोर के बाद, ये सर्किट होती है आपकी सेकेंडरी सर्किट, यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। तो ये दोनों ही सर्किट आपस में एक दूसरे से आइसोलेटेड हो गई इस कोर के थ्रू, लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड है, ठीक है। तो ये जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, क्यों, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो बी केयरफुल फॉर दिस टॉपिक। सेकंड जो हमारा एडवांटेजेस है वो ये है कि मैनी इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कैलिब्रेटेड यूजिंग वन सिंगल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अगर आपने एक करंट ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, ठीक है, ये इसका प्राइमरी है, सप्लाई साइड है, और अगर आप सेकेंडरी में एक से ज़्यादा मीटर भी लगाते हैं तो भी ये ऐसे यूज़ किया जा सकता है और इसकी एक्यूरेसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे आप कई सारे एमीटर लगा सकते हैं और करंट को मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है रेशियो। इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कई टाइप के रेशियो होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नॉमिनल रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नॉमिनल रेशियो और टर्न्स रेशियो और रेशियो करेक्शन फैक्टर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। रेशियो में मतलब कि जो हमारे प्राइमरी साइड में जो क्वांटिटीज़ हैं करंट वोल्टेज और सेकेंडरी साइड में जो करंट वोल्टेज है उनके बीच का जो रेशियो है उसको हम लोग रेशियो से डिफाइन करते हैं। तो इसमें स्पेशल नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पहला हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, और ये जो कैपिटल आर होता है ये होता है प्राइमरी फेज़र बाई सेकेंडरी फेज़र। तो अगर अपन सीटी के लिए देखें तो ये मेजरली क्या करता है कि करंट को स्टेप डाउन करता है। तो इसका जो रेशियो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये होता है प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी करंट। सिमिलरली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए अगर देखें तो इसका जो रेशियो होता है प्राइमरी वोल्टेज बाई सेकेंडरी वोल्टेज होता है। नेक्स्ट जो हमारा है नॉमिनल रेशियो। ये जो नॉमिनल रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो रेटिंग्स होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरर उस रेटिंग प्लेट पर स्पेसिफाई करता है क्या, नॉमिनल रेशियो। वहाँ पे जो रेशियो स्पेसिफाई होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वांटिटीज़ का, वो रेशियो नॉमिनल रेशियो होता है। इस नॉमिनल रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है KN से। इस नॉमिनल रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है KN से। KN इसका सिंबल है। अगर CT के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका वैल्यू होता है रेटेड प्राइमरी करंट बाई रेटेड सेकेंडरी करंट, रेटेड प्राइमरी करंट बाई रेटेड सेकेंडरी करंट। लेकिन अगर आप PT के लिए इसको नॉमिनल रेशियो को डिफाइन करते हैं तो KN फॉर PT
इज रेटेड प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाय रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं टर्न रेशियो। टर्न्स रेशियो मतलब कि जितने हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स है, ये क्वांटिटी नहीं होती, ये टर्न्स होते हैं। इस वाइंडिंग में मान लो एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में मैंने एक राउंड लिया, मतलब इसमें कितने टर्न है, एक टर्न है, ठीक है। ऐसे ही जितने राउंड्स होंगे उतने टर्न्स होंगे, ठीक है। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स होते हैं। तो सीटी के लिए जो टर्न्स रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सीटी के लिए जो टर्न्स रेशियो है वो ये होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ये टर्न्स रेशियो होता है करंट ट्रांसफार्मर सीटी के लिए। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए। आप देख सकते हैं, फॉर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे ये चेंज है, देखिए सीटी के लिए जो है वो सेकेंडरी का टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी का टर्न्स, लेकिन पीटी के लिए जो है उसमें प्राइमरी के वाइंडिंग के टर्न्स डिवाइड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हमारे पास है रेशियो करेक्शन फैक्टर। रेशियो करेक्शन फैक्टर सिर्फ एक फैक्टर है, रेशियो है, जिसमें हम लोग दो रेशियो का फ्रैक्शन लेते हैं। रेशियो करेक्शन फैक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ टू रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो रेशियो करेक्शन फैक्टर को RCF से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैपिटल R और नॉमिनल रेशियो कैपिटल KN का रेशियो होता है, का फैक्टर होता है। इसको फार्मूले में रखने पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मिल जाता है RCF इंटू KN, जो कि रेशियो करेक्शन फैक्टर है इंटू नॉमिनल रेशियो। क्लियर है? तो इस टाइप से न्यूमेरिकल इससे बनाए जा सकते हैं, तो इससे एक आध न्यूमेरिकल हम कराएंगे, या आप कमेंट में दे सकते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है बर्डन। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की जो सीटी होती है उसमें एक टर्म आता है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है कि कितना पावर सेकेंडरी में हमको देना पड़ रहा है, ठीक है, कितना बर्डन सीटी के ऊपर पड़ रहा है। तो टोटल सेकेंडरी बर्डन, टोटल सेकेंडरी बर्डन, तो सेकेंडरी नाम से ही मतलब है कि जो बर्डन है वो सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड है या सेकेंडरी साइड से रिलेटेड है, सीटी के सेकेंडरी साइड से रिलेटेड होता है। तो बर्डन का दो हमने बताया है, एक जिसमें हमने बताया है टोटल सेकेंडरी बर्डन, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल बर्डन, और एक और टर्म होता है सेकेंडरी बर्डन ड्यू टू लोड, सिर्फ लोड की वजह से जो बर्डन हो रहा है वो, और टोटल में क्या आ जाएगा, उस सेकेंडरी वाइंडिंग का भी इम्पीडेंस आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे पावर को बताया V²/Z, V²/Z मतलब कि एक पावर को ही बता रहा है ये कि कितना पावर वहाँ पे सेकेंडरी में जा रहा है। तो अगर यहाँ पे जो Z है, ये Z क्या होगा, इम्पीडेंस होगा सेकेंडरी सर्किट का, मतलब जो लोड है उसका इम्पीडेंस प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस, दोनों का अगर सम होता है तब ये टोटल सेकेंडरी बर्डन होगा। और ऊपर जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज होना चाहिए। ये टर्मिनल वोल्टेज की जगह क्या होना चाहिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज। जैसे कि हमारी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है सीटी की, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग एक बार फिर से ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये सेकेंडरी वाइंडिंग है सीटी की, तो यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ES मतलब सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। और यहाँ टर्मिनल पे जो मिलता है वो होता है VS, टर्मिनल वोल्टेज सेकेंडरी का। और इनके बीच में एक लॉस होता है, वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो होता है इम्पीडेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस के कारण होने वाला लॉस, ठीक है, या ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस के कारण हो रहा है। उसके कारण जो टर्मिनल वोल्टेज है सेकेंडरी का, उसकी वैल्यू कम होती है और ES की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो टोटल सेकेंडरी बर्डन है, इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात कर रहे हैं। मतलब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, ES की बात कर रहे हैं। और
नीचे हम लोग जो जेड की बात कर रहे हैं वो जेड क्या है, एक तो लोड का है प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस साथ में इंक्लूडेड है। अगर हम सिर्फ लोड, ड्यू टू लोड हम लोग अगर सेकेंडरी बर्डन निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस ऑफ लोड ओनली ZL। इस तरीके से बर्डन को डिफाइन किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, यह है कि इम्पॉर्टेंट नोट है, द बर्डन ऑफ सिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर। VA में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, वोल्ट इंटू एम्पियर में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके बाद हमने इतना जो अभी पढ़ा है इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ जो कि हमारे प्रीवियस SSC JEE में आया हुआ है। 2018 में फ्रीक्वेंट कई क्वेश्चन आए हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्किट्स। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को किस टाइप के सर्किट में यूज़ किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है DC सर्किट में, सिर्फ DC सर्किट में, या AC सर्किट में, या फिर दोनों में, या फिर नन। तो इसका आंसर आप सोचिए। इसका आंसर है सिर्फ AC में, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस में यूज़ होता है, हमेशा AC में होता है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ होगा, सिर्फ AC में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, SSC JEE 2018 का। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करंट ट्रांसफार्मर्स। करंट ट्रांसफार्मर के बारे में इनमें से कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट डिक्रीजेज द रेंज ऑफ AC एमीटर। तो ये क्या बोल रहा है कि ये AC एमीटर का जो रेंज है, AC एमीटर का जो रेंज है उसको कम कर देता है। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ AC एमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीज। तो ये क्या हो गया, पहला वाला रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इट डिक्रीजेज द रेंज ऑफ DC एमीटर। ये भी रॉन्ग, ये भी डिक्रीज तो करता ही नहीं। तो इंक्रीज में से आंसर हो सकता है। अब इसमें एक दिया है C में, इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ DC एमीटर। तो DC एमीटर में तो यूज़ ही नहीं होगा, ये किस में यूज़ होगा, AC एमीटर में यूज़ होगा। तो लास्ट ऑप्शन जो है, इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ AC एमीटर, इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। ये भी SSC JEE 2018 का ही क्वेश्चन है, 2 सेट में हुआ था, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं 2018 के। करंट ट्रांसफार्मर के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन मेजरिंग हाई करंट यूजिंग हाई रेंज एमीटर। ये हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। किसके लिए, हाई रेंज ऑफ एमीटर। अगर एमीटर का रेंज ही हाई है तो हमको करंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्या है। तो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन मेजरिंग हाई करंट यूजिंग लो रेंज एमीटर्स। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी समझ में आती है कि ये इट हेल्प्स इन मेजरिंग हाई करंट यूजिंग लो। अगर लो रेंज एमीटर है तभी तो उसको मतलब एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी करंट ट्रांसफार्मर की, जिससे क्या करे, वो हाई करंट को मेज़र कर सके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मेरे को बी लग रहा है। 2 ऑप्शन और है, उसको पढ़ लेते हैं। तो इट हेल्प्स इन मेजरिंग हाई वोल्टेज, तो वोल्टेज की तो बात ही नहीं हो रही है कि करंट ट्रांसफार्मर सिर्फ करंट के लिए यूज़ होता है। डी में भी वोल्टेज की बात हो रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा SSC JEE 2018 से आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के केस में कौन सा है, इसको हम लोग देख चुके हैं, अभी जस्ट देखे थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेज़र, ये भी 2018 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेज़र पावर इन वेरी हाई वोल्टेज सर्किट। हम किसको मेज़र कर रहे हैं, इस बार पावर को, ना वोल्टेज ना करंट, इस बार किसको यूज़ कर रहे हैं, पावर को मेज़र करने के लिए हाई वोल्टेज सर्किट में यूज़ किया जाता है विथ ए लो रेटिंग वाट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे किसको यूज़ किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हाई वैल्यू जो है वोल्टेज की उसको स्टेप डाउन करेगा ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो कि लो रेंज वाट मीटर है उसके लिए सूटेबल बनाएगा। वोल्टेज और करंट को क्या करना पड़ता है, इस लो रेंज वाट मीटर के लिए
सुटेबल बनाना पड़ेगा ताकि वो वर्क कर सके वाट मीटर। तो उसके लिए हाई वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज और करंट को चेंज करना पड़ेगा बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इसीलिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बोला है, ना कि करंट या पोटेंशियल, क्योंकि दोनों यूज़ होता है वाट मीटर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्डन ऑफ CT करंट ट्रांसफॉर्मर इज एक्सप्रेस्ड इन वाट, वोल्ट एम्पियर, रेटेड सेकेंडरी करंट। ये 2011 SSC JEE 2011 का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले भी बता चुका हूँ मैं, आपको याद होगा आंसर इज, बताओ आंसर क्या है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा हमारा VA, द बर्डन ऑफ CT इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड, SSC JEE 2010 का है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज़ किए जाते हैं टू मेज़र हाई AC वोल्टेज, टू मेज़र हाई DC, ये रॉन्ग है। बोथ A एंड B, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि B तो करेक्ट है नहीं। एज प्रोटेक्टिव डिवाइस तो रिले होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, वो सिर्फ स्टेप डाउन करता है, वो रिले प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा इस केस में। तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, यूज टू मेज़र हाई AC वोल्टेज। ऑप्शन A इज़ करेक्ट। अब हमने क्या किया, कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए। अब मैं आपको कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ये है कि इन अ करंट ट्रांसफॉर्मर इफ़ NP नंबर ऑफ टर्न्स, NP रिप्रेजेंट्स number of turns in primary winding and NS is representing number of turns in secondary winding, then which relation is correct? करंट ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग को रिस्पेक्टिवली NP और NS से रिप्रेजेंट किया गया है। तो उस केस में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? NP इज ग्रेटर देन NS, NP is equal to NS, NP is less than NS, NP is equal to NS स्क्वायर। तो आप लोग इसका आंसर, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर अभी मैं नहीं देता, है ना, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को इतना मैं पढ़ाया हूँ उसके हिसाब से आप बता सकते हो, डायग्राम देख के भी आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। आप कैसे लिखेंगे कमेंट में? क्वेश्चन 1 और उसका जो भी आपके हिसाब से आंसर है ABCD में से। तो आप ABCD ना लिख के ये रिलेशन को लिख देना, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, या ABCD लिखोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है, देख लेना आप। तो ये कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन है इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स इफ NCT क्या है हमारा? नंबर ऑफ इज द टर्न्स रेशियो। NCT स्मॉल NCT है, स्मॉल n का मतलब होता है टर्न्स रेशियो। CT का जो टर्न्स रेशियो है उसको हम लोग NCT से दिखा रहे हैं, और PT का जो टर्न्स रेशियो है उसको NPT से दिखाते हैं, ठीक है। तब कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? नीचे में कौन सा रिलेशन है ABCD में से जो करेक्ट होने वाला है? साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो NP मतलब प्राइमरी टर्न है CT का, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न ऑफ CT इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न ऑफ PT एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न NS ऑफ CT इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ऑफ PT। तो ये दिया हुआ है केस, उसके साथ में ये इन ऑप्शंस को चेक करना है आपको कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी सॉल्व करिए, कमेंट में लिखिए इसका आंसर। आप क्वेश्चन 2 और ऐसा करके इसका आंसर देंगे, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है वो ये है कि विच रेशियो इज मार्क्ड ऑन रेटिंग प्लेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ये भी मैंने बता दिया है आपको, इसका आंसर भी आप कमेंट में दीजिए कि विच रेशियो इज मार्क्ड ऑन रेटिंग प्लेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सेकेंड इज नॉमिनल रेशियो, थर्ड इज टर्न्स रेशियो एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये है द मेजरिंग सर्किट इज आइसोलेटेड फ्रॉम पावर सर्किट। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द मेजरिंग सर्किट इज आइसोलेटेड फ्रॉम पावर सर्किट व्हेन यूजिंग ब्लैंक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जो भी ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है आपको, ब्लैंक फॉर मेजरमेंट ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज। AC करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए
किस चीज़ का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसके कारण जो हमारा मेजरिंग सर्किट है वो पावर सर्किट से आइसोलेट हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में हमको ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे है एमीटर विथ शंट, वोल्ट मीटर विथ मल्टीप्लायर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर विथ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें से भी आपको चूज़ करके कमेंट करना है Q4 का आंसर क्या होगा क्वेश्चन 4 का। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए और आप इन 4 क्वेश्चन के आंसर निकालिए, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन ये मैंने डिज़ाइन किए हैं ये आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में, जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए लिए जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक है कि रात को 9 बजे, है ना, आज रात में 22 अप्रैल को 9 बजे टेस्ट रखा गया, ऑनलाइन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है मेजरमेंट 11। इसका टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पार्ट 1, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो देने वाला हूँ जो कि होगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पार्ट 2। पार्ट 2 में भी दूसरे अलग तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर को अलग से डिस्कस करेंगे और पीटी को अलग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, इसके एरर्स को देखेंगे, जिस एरर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। क्लियर है? तो आपको आज का जो ये वीडियो है इसके बेस पे एक टेस्ट रखा गया, ऑनलाइन टेस्ट। इसका टेस्ट का टाइम है 9 बजे और डेट है 22 अप्रैल, मतलब आज का डेट है। आप बाद में भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आज ये खुलेगा, आज ओपन होगा, तो आज 9 बजे देना ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देते हैं, उसमें आपको अपनी रैंकिंग चेक करने में समझ में आएगा कि आप कहाँ पे वीक हो। इसके बाद ये जो ऑनलाइन टेस्ट है वो फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करिए सबसे पहले और आप लॉगिन करके फिर उसको टेस्ट को दीजिए रात के 9 बजे, ठीक है। मेज़रमेंट 11 टेस्ट का नाम है। लॉगिन करने के बाद आपको मेज़रमेंट 11 पे जाना होगा, लेकिन ये टेस्ट तभी एक्टिवेट होगा जब 9 बजेगा। तो एग्जैक्ट 9 बजे आप लॉगिन करके आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका डिस्क्रिप्शन है लिंक का, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन लिंक का जो अपना वो डिटेल है, वो सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने साथ अपने जैसे जो तैयारी कर रहे हैं लोग उनको शेयर करिए, और उनको भी बोलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद नोट बनाएं, नोट्स बना के उसके बाद ये टेस्ट दें, मेज़रमेंट 11 का टेस्ट दें, और हमारे साथ जुड़ें। हमारे साथ एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारे पास, उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग रोज़ टेस्ट के बाद में उस टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया, तो वहाँ पे पूछ सकता है उस क्वेश्चन को, वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, इनवाइट लिंक, वो भी मिल जाएगा आपको, उससे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।